और अभी इंटरनेशनल विलेजर का सेकंड पार्ट आने वाला है, उस आपका और हनी बाजी का कोलैब हो रहा है उसमें। हाँ हो तो रहा है। सोनम बाजवा जी के साथ भी उसका मैं एक्सपीरियंस बेसिकली जानना चाहता हूँ, वो कितने सेट पे क्या रहता है, कि वो कितने रीटेक्स लेती है। सबसे ज्यादा ऐसे नहीं कि वो उसको डायलॉग नहीं याद, हाँ, उसकी हंसी कंट्रोल नहीं होती। क्या काम किया आपने यहाँ पे, बताने को अगर शेयर कर सकते हो तो। काम बहुत किए जी, कैसे मैंने सबसे पहला काम तो किया था, मैं सबवे में लगा, जो जहाँ सबवे बनता है अपने। अच्छा। दूसरा काम मेरा था सिक्योरिटी गार्ड। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड में जब लगा तो फिर साथ में मैंने सुबह सुबह अखबार फेंकना शुरू कर दिया। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज का एपिसोड होने वाला है बहुत ही ज्यादा धमाकेदार, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद है पंजाब के लेजेंडरी एक्टर, सिंगर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सर डायरेक्टर भी हो ही आप जी गिप्पी गरेवाल पाजी। स्वागत है आपका। स्वागत है सर। थैंक यू। और जो हमारा लास्ट पॉडकास्ट था सरगुन जी के साथ, उस दिन गिप्पी जी आने वाले थे, पर सर का शेड्यूल थोड़ा था टाइट, तो आज हमने कहा सर प्लीज आप स्पेशली आओ, तो सर ने हमारे यहाँ आने के लिए नई पिक्चर ही बना दी। तो सर सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू। कैसे हो आप? बहुत अच्छे हैं जी, बहुत अच्छे हैं और बहुत एक्साइटेड हैं। उस दिन रह गई बातें अपनी, तो आज निकालेंगे। उस दिन हमारा सर मूड बड़ा खराब हुआ आज कि मैं ठीक कर रहा हूँ। तो सर कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है लाइफ में, ये बताओ। कैसा प्रमोशन का टाइम है, अब आप इतने सारे रील इन्फ्लुएंसर के साथ भी कोलैब करके आए हो, पॉडकास्ट भी कर रहे हो, हेक्टिक लग रहा है, मजा आ रहा है, क्या चल रहा है? मज़ा आ रहा है, सब कुछ सही चल रहा है और एवरीथिंग इज़ गुड। फिल्म का रिस्पांस अच्छा लग रहा है, लोगों को ट्रेलर अच्छा लगा, एक्साइटेड हैं फिल्म के लिए, मैं भी एक्साइटेड हूँ। और जितने बंदों को भी मिल रहे हैं, क्योंकि रीज़न क्या है कि इस बार हमने बहुत से ऐसे लोगों को चूज़ किया जो थोड़े डिफरेंट है, जिनके साथ मैं पहले मिला नहीं, जैसे आप बैठे हो, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि कुछ नया है। और नहीं तो कम से कम अभी अभी शुरू हुआ है, कम से कम देखने में तो बंदे नए हैं ना मेरे लिए, है ना, माहौल तो नया है कि यार कुछ अच्छा होगा ना। हाँ। कई बार क्या होता है कि एक ही जगह पे बैठ के एक ही तरह की बातें करके हम भी थक जाते हैं, यार ये चीज़ है। आपने वैसे इससे पहले कभी पॉडकास्ट दिया ही नहीं है कभी नहीं पहले? किए हैं, अभी किए हैं, अभी 2-4 किए हैं, मतलब वो भी दो, एक कनाडा में किया मैंने अभी, तो एक दो शायद यहाँ पे किए हैं अभी, वो भी रिलीज नहीं हुए, अभी आने ही है मतलब। अच्छा चलो, उनसे पहले हम डाल देंगे फटाफट से करके ना। पर पॉडकास्ट को बेटर कहा जाता है क्योंकि यहाँ खुल के बातें होती हैं थोड़ी, कि इंटरव्यू में थोड़ी बंदी बातें होती है, रिजर्व्ड रहते हो आप। हाँ, ये तो पॉडकास्ट की इस चीज के लिए बढ़िया है। बिल्कुल, फिर तो हम पंजाबियों के लिए बनाए ये। हाँ, अरे हाँ, हमें तो बोल के भेजते होते हैं कि कम बोलना है, इतना नहीं बोलना है, यही बोलना है बस। ऐसा वैसे क्यों होता है कि मतलब बांध के भेजते हैं कि यार कम बोलना है वो कहते अपनी? हैं कि फिल्म की बात करो, यही करो, वही करो। हाँ हमारे, और मैं तो बोलता भी ज़्यादा हूँ थोड़ा, तो मुझे ऐसे होता है कि जो है मन में वो बोल देना चाहिए, चलने दो ये चीज़ वो चीज़। सो कई बार उनको होता है कि कई बार स्टूडियो या किसी और की फिल्म करते हैं तो उनको होता है कि यार इतनी बातें हो गई, ये नहीं हुआ, इसी को हैमर करो बस बार बार, हमारा वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये तो है सर। वैसे सर आपकी जैसे अब पंजाबी इंडस्ट्री बड़ी हो रही है, जी तो जो बॉलीवुड वाला इन्फ्लुएंस है, पीआर और ये सब की, जैसे हम भी बात कर रहे थे, एक्टर से, स्टार से बात करते हैं, बहुत प्रेशर में रखा जाता है कि इतना ही दिखना है, ऐसे दिखना है, तो ऐसा हो रहा है? कहाँ हम रुकते हैं, पंजाबी हैं बंदे, पंजाबी वाले कहाँ रुकते हैं, पंजाबी वाले दिल से जीते हैं। तभी तो आजकल देखो आप चारों तरफ शोर शराबा है इस चीज़ का, पंजाबियों का कोई भी चीज़ हो। पहले बोलते थे कि गाने पंजाबी हर जगह पे हैं, अब पंजाबी फिल्में हर जगह पे हैं, पंजाबी हर जगह पे है। हाँ। किसी पार्टी में चले जाओ, कहीं चले जाओ, चारों तरफ बातें, माहौल इनका है। सो वो नहीं है, क्योंकि दिल से बोलते हैं, खुला बोलते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो पर वहाँ से आप जैसे बॉलीवुड में भी आपने काम करा हुआ है, वहाँ से कुछ टेक्निक्स आपने अपनाई है इधर पंजाबी इंडस्ट्री को बड़ा करने के लिए, क्योंकि आप एक पायनियर ही कह सकते हैं, क्योंकि जो मूवीज हैं, मतलब आप सबसे इनिशियल एक्टर्स हो, स्टार्ट करने वाले हो। कैरी ऑन जट्टा जो सबसे फेमस, वन ऑफ द सबसे फेमस फ्रेंचाइज रही है, उसको बड़ा करने वाले ही आप हो, तो आप पे प्रेशर है इंडस्ट्री को पूरा बड़ा करने देखो का? प्रेशर, 2-3 चीज़ें ये अलग अलग हो जाती हैं कि प्रेशर है, प्रेशर सुनने में ऐसा लगता है कि आप बहुत स्ट्रेस में हो या ऐसे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हम मैं अपने काम, मुझे काम पसंद है मेरा, मैं बहुत इस काम को पैशन से करता हूँ। मुझे फ़िल्में बनानी पसंद है, फ़िल्में देखनी पसंद है, फ़िल्मों की तरह ये जीना पसंद है, ये माहौल पसंद है, इसलिए। और दिल करता है कि यार हमारी पंजाबी इंडस्ट्री है कि अब हम काम कर रहे हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इसको जितना ऊपर लेके जा सकें ले जाएं,
ये करें वो करें। अगर हमें कोई भी बंदा बताता है कि यार ये चीज़ ऐसे करनी चाहिए, हम सुनते हैं कि यार अगर इंडस्ट्री के लिए कोई अच्छी चीज़ है तो क्यों ना करें। अगर बॉलीवुड जाते हैं, जब वहाँ से कोई अच्छे एक्टर मिलते हैं, अच्छी टेक्निक बताते हैं, अच्छी चीज़ें बताते हैं, कोई भी बताता है, हम उनसे सीखते हैं। आज हम यहाँ बैठे हैं, क्यों बैठे हैं कि हम आपके साथ बातें करेंगे, हमारी पंजाबी इंडस्ट्री की बातें आएंगी, मेरी फ़िल्म की चंदा चंदा नो पापा आ रही है उसकी बातें होंगी, आपकी ऑडियंस हमारे बारे में जानने लगेगी, तो अवेयरनेस और मिलेगी। सो मैं हर वो चीज़ करनी चाहता हूँ जिससे हमारी इंडस्ट्री या हमारे काम को आगे लेके जा सकते हैं। पर सर आप बॉलीवुड में एक चीज़ दे सकते हो कि जो कॉमेडी होती है ना पंजाबी मूवीज़ में, वो बहुत अलग ही होती है, तो वो वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे कॉमेडी मूवीज़ आती तो हैं पर वो लेवल नहीं होता जो पंजाबी मूवीज़ का हाँ, होता वो है। नहीं होता, क्योंकि मुझे क्या लगता है कि हमारे शायद एक्सेंट में ही, हमारा शायद स्टाइल में ही, हमारे खून में ही कॉमेडी है। अब वो चीज़ें देखो, अब मुझे एक बार कपिल ने बोला, कपिल कहता कि यार इतनी देर हमने भी स्ट्रगल की कि ये करें वो करें, कहता हम जो रेगुलर ज़िंदगी में करते थे वो चीज़ हम स्टेज पे करने लग गए और हम हिट हैं, क्योंकि ये हमारा लाइफस्टाइल ही वैसा है। अब कपिल को वैसे भी आप मिलो बैठो तो वो वैसे भी ऐसी नेचर है, वहाँ पे भी करते हैं तो वो वही चीज़ करते हैं। सो रूटीन ही ऐसा है। सो पंजाबियों का मूड ही थोड़ा पंप अप रहता है, तो वो चीज़ें खून में ही हैं एक तो वैसे ही एनर्जी आ जाती है देख के। तो पाजी ये जो मूवी में कुटाई पड़ रही है, जो बच्चों को मारने के टॉपिक को आप लेकर आए हो, कनाडा वर्सेस इंडिया का कंपैरिजन हो रहा है, थोड़ा आपके बचपन पे चलते हैं। आप भी ऐसे ही कुटे हो खूब सारा, या पहले आप बताओ, आपके बचपन में पिटाई हुई? सर बहुत हुई। अभी अब तो नहीं होती अब भी, लेकिन इतना टपली वपली वगैरह वाला हक रखते निकलते निकलते कहीं इधर तड़ाक। हाँ। एक्चुअली क्या है कि देखो, ऐसा नहीं है कि जैसे अभी आपके पेरेंट्स हैं, आप बोल रहे हो कि मेरी पिटाई हुई, ऐसा थोड़ी है कि आपके पेरेंट को आपको पसंद नहीं करते थे। जितनी आपकी पिटाई हुई वो आपके अच्छे के लिए हुई, कि यार ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो। हर बंदे का अपना अपना स्टाइल है, जैसे माहौल होता है जो हम आस पड़ोस में देखते हैं, जैसे बच्चे ग्रो होते हैं वैसे ही सब करते हैं। अब बाहरले कंट्रीज़ में ऐसा हो गया है, इवन कि यहाँ पे भी मैं कई बार देखता हूँ। पहले क्या होता था कि हम स्कूल जाते थे, कंप्लेंट आई बच्चे की, पहले टीचर ने बच्चे की पिटाई की पूरी, फिर घर पे माँ बाप ने पिटाई करी, फिर माँ बाप उसको स्कूल लेके गए और टीचर को बोल रहे हैं कि पीटो इसको और पीटो। अब अगर टीचर कोई पीट देता है तो माँ बाप चले जाते हैं, आपके हमारे बेटे को मारा। बहुत जगह पे, बहुत स्कूल्स में अभी ऐसा भी होने लग गया है। सर ज्यादा उल्टा हो गया कि बच्चे भी कई बार चाटा मार देते हैं, चढ़ जाते हैं टीचर पे, ऐसे भी केस सुनने को मिलते हैं। वो तो रेयर आप जैसे बंदे हैं। पीयूष तेरे बचपन की बात नहीं है। तेरे बचपन की बात नहीं हो रही है हाँ, सच में वो तो रेयर बंदे हैं, ऐसा नहीं। बट क्या है कि बाहर ये चीज़ हो गई कि बच्चों को टीचर पूछते हैं कि अगर आपको, वहाँ कानून ही ऐसा है कि अगर आपको पेरेंट्स डांट रहे हैं या पेरेंट्स तंग कर रहे हैं तो आप हमें बताओ, हम आपके पेरेंट्स से बात करेंगे या पुलिस आएगी। या इवन वहाँ पे तो ये 2-3 बार पुलिस आ जाए, वार्निंग देके चली जाती है, उसके बाद अगर फिर कंप्लेंट हो जाए तो बच्चे को ही ले जाते हैं। तो बच्चे को जब तक उसके दाढ़ी मूछ नहीं आती वापस नहीं मोड़ते हैं। हाँ, तो बड़ा करके ही मोड़ते हैं। तो ये एक वो चीज़ है। तो वहाँ के पेरेंट्स क्या करते हैं, वो उन्होंने ना अडॉप्ट कर ली वो चीज़। अब वहाँ के पेरेंट्स मारने की बजाय प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं कि बच्चे को। और मुझे वैसे भी लगता है कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। जब गिलास टूटा, मैंने थप्पड़ मारा अपने बच्चे को, उसको गिलास टूटा है, अब वो डर गया है। अब उसके मन में समझने से ज़्यादा डर बैठ गया है कि गिलास टूटने पे थप्पड़ पड़ता है, तो वो ध्यान रखेगा। बट अगर मैं उसको थोड़ा टाइम लगा के समझाऊँ ये चीज़ कि बेटा गिलास नहीं तोड़ना चाहिए, इसकी है ये वजह है, उसके भी 10 क्वेश्चन होंगे, क्यों नहीं तोड़ना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, मैंने कौन सा जानबूझ के तोड़ा है, मैंने कौन सा, कल मम्मी से भी तो गिर गया था, ये हो गया था। सब चीज़ें एक्सप्लेन करने में वक्त चाहिए। आज की डेट में पेरेंट्स के पास वक्त है नहीं, है ना, तो काम धंधे, उसके बिना बाकी का टाइम उनको फ़ोन पे चाहिए रीलें देखने के लिए। माँ बाप को भी चाहिए जितना बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है ना, घर पे हर बंदा अपने फ़ोन पे बिजी है। तो इन चीज़ों के लिए वो जो गैप कम होता जा रहा है ना, ये एक बड़ी समस्या है। तो आपको क्या लगता है कि ये बेटर है या टाइम दे के समझाना बेटर है? कुछ केसेस में देखो, टाइम देके समझाना तो बेटर है ही है। ये तो चलो हो गई ऑन कैमरा वाली नहीं बात। आप अगर मेरे बच्चों के साथ बैठते, अगर चंदा होता यहाँ पे, मैंने आज तक अपने बच्चे को हाथ नहीं लगाया, मैंने नहीं लगाया। और मेरे फादर ने भी मुझे मारा नहीं था, मेरे फादर ने भी मुझे मारा नहीं था। मेरी मॉम ने भी मुझे लगता है कि कहीं रेयर ही किसी दिन कुछ मारा हो तो ठीक है, नहीं मुझे डांटते थे। एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आप कोई नशा करते हो, 2 पैग लगाते हो, आपको 2 पैग का एक सुरूर होता है, वो एक रूटीन में रहने लग जाएगा, 25-30 दिन कंटिन्यूसली रहेगा। उसके बाद
आपको 2 पैग का फ़र्क नहीं पड़ता लगेगा, आप 4 पैग पे आ जाओगे, आप ऐसे ही बढ़ते हैं। अब सेम चीज़ क्या है कि अगर हम बच्चे को थप्पड़ों पे ले आते हैं तो बच्चा थप्पड़ों से डरने लग जाता है। अब मैं अपने बच्चों को कुछ नहीं कहता, बट अगर मैं किसी दिन उनको ऐसे गुस्से से देख लूँगा ना कि छिंदे, उसको लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, कि यार पापा तो कहते ही नहीं है। अब वो उसके लिए ये एक थप्पड़ ही है। मतलब इवन कि मेरा जो छोटा बेटा है गुरबाज, वो तो इतना अभी 4 साल का है, अगर मैं उसको ये एक बार ऐसे बोल दूँ ना कि गुरबाज, वो रोने लग जाता है कि मुझे पापा ने डांट दिया, कि मेरे से कोई गलती होगी, एंड ही स्टार्ट क्राइंग। उसको लगता है कि मैंने अब क्या है कि मेरा थप्पड़ यही है उसके लिए। तो मुझे लगता है कि हम अगर शुरू में ही थप्पड़ों पे चल पड़ते हैं तो बच्चे के लिए थप्पड़ यूज टू हो जाता है, तो वो उस पर चल पड़ता है। जिसके रेगुलर पिटाई होने लग जाती है उसको वो डीठ हो जाता है, उसको लगता है 2 पड़े हैं कोई बात नहीं, 4 पड़े हैं, उसके बढ़ने लग जाते हैं, चाहे 10 मारो चाहे 12 मारो, ये पैगों की तरह है ना। तो वो अगर आप थप्पड़ भी, कई पेरेंट्स ऐसे करते हैं कि एक बार थप्पड़ मार दिया, अब 2 साल थप्पड़ नहीं पड़ेगा, कहीं रेयर जाके थप्पड़ पड़ेगा। तो उनका वैसे ही है, जैसे मैं बोलता हूँ आंखें दिखा ली। अच्छा ये बात है, पाजी ने एग्जाम्पल भी पैग से समझाया पूरा बकायदा। पूछो क्यों? तब बकायदा समझ भी आई है, हमें समझ भी आ गया। नहीं पूछो क्यों? क्यों जी बताओ। मैंने शक्लें देख ली थी, मुझे पता था कि ये पैग से ही समझेंगे। फिर वैसे 28-29 साल के लड़के पैग से ही समझेंगे, तो वाइल्ड गैस हो गया। अच्छा वैसे पाजी में थोड़ी और बात करना चाह रहा हूँ आपके बचपन की। आपको जैसे डांट पड़ी है तो किस मुद्दों में पड़ती थी, मतलब मार्क्स को लेकर या फिर कुछ बताओ एक बार। ज़्यादातर मार्क्स के, एक्चुअली क्या है, 90% बच्चे पिटते हैं पढ़ाई के चक्कर में। ये भी बहुत है, पढ़ाई के चक्कर में तो इतने पिटते हैं यार। हर बंदे का अलग अलग दिमाग है। अब हर बंदा कैसे 100 से 100 ले सकता है यार, फर्स्ट हर एक बंदा कैसे आ सकता है। और मुझे ये चीज़ें मैंने फिल्म में भी बताई हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है, अपने बच्चे को किसी और बच्चे के साथ कंपेयर करना। यार तू अलग है, वो अलग है, कोई तेरे में प्लस है, कोई उसमें प्लस है। जब मार्क्स की बात आती है तो हम एक जगह पे काउंट करते हैं कि उसके 8 हैं भी, तेरे 10 क्यों नहीं आए, तेरे 6 क्यों आए, तेरे 4 क्यों आए, ये गड़बड़ है। तो इन्हीं चक्कर में सब बच्चों को मार पड़ती है, मेरे भी इन्हीं चक्कर में पड़ती थी। खेलने के चक्कर में पड़ती थी कि बाहर चले गए वापस नहीं आ रहे, फिर डांटती लेके आना है कि इतना टाइम हो गया, ये हो गया। मोस्टली बच्चों को यही चक्कर में पड़ती थी, मैं भी उन्हीं में था। और मेरे प्रॉब्लम एक और थी कि मेरे डैड के पास आसपास के सब बच्चे पढ़ने आते थे। मेरे डैड उस एरिया में एक ही इंजीनियर थे जो पढ़े लिखे थे। कम से कम 200 बच्चा मेरे घर में पढ़ने आता था ट्यूशन। कुछ बच्चे फ्री में पढ़ते थे डैडी के पास। डैडी को अच्छा लगता था कि उनको था कि सब पढ़े। अब ये ज़रूरी तो नहीं है कि मैं भी इंटेलिजेंट उतना ही हूँ जितने मेरे डैडी हैं। अब मेरा क्या था, मेरा ऐसे नहीं था, मैं नालायक बच्चा नहीं था मैं, बट मेरा फोकस नहीं था। एक होता है ना कि यार मुझे ऐसा लगता है कि मैं जैसे आप पॉडकास्ट करते हो, मुझे लगता है कि अगर मैं समझूं कि कैसे पॉडकास्ट करना है तो मैं भी बहुत अच्छा पॉडकास्ट कर सकता हूं किसी का। बट अब मेरा फोकस ही नहीं है उसमें, मैं करना ही नहीं चाहता, मेरा मन नहीं है। ठीक है, मेरा मन इस फील्ड में। तो अब क्या था कि मैं पढ़ाई में नालायक नहीं था, बट मेरा पढ़ाई में मन नहीं था। ठीक है, ऐसे मैंने एक बार, मुझे याद है कि मेरे डैड ने मुझे डांटा, मुझे बोला कि मेरी कितनी इंसल्ट है। तो ये बात मैंने उनको बोली कि बाबा मेरा मन नहीं है, ऐसे नहीं है कि मैं नालायक हूँ। कहते मैं कैसे मानूँ, तू ऐसे ही है। तो मुझे याद है कि ये बात है, शायद मैं 7th में क्लास में था, शायद छोटा 12 साल का था, 7वीं कुछ ऐसे था। तो मैं उस साल बहुत पढ़ा, तो मैं 3rd आया था, नहीं तो मैं ऑलमोस्ट लास्ट आता था। तो ऑलमोस्ट लास्ट, तो मुझे ऐसे मतलब प्रूफ हो गया कि लड़का बदमाश नहीं है, नालायक नहीं है। माय डैड ने मुझे बोला, कहते हैं ठीक है, कहते तू इतना पढ़ लिया करना, कहते आ जाता है। मैं कहा पापा मैं बहुत पढ़ा हूँ इस बार, सिर्फ इस चक्कर में कि मैं आके दिखाऊं। मैं कहा पर मुझे पता है कि मैं कितना मुश्किल रहा हूँ, मतलब कि वो कहते तू करेगा क्या। अच्छा, मेरा ना फोकस नहीं, मुझे ये नहीं समझ आ रही थी कि मैं करूँगा क्या, क्योंकि वहाँ पे जब मैं गाता था, सिंगिंग करता था, एक्टिंग करता था, मोनो एक्टिंग, बहुत चीज़ें करता था मैं, इसको ये काम में काउंट ही नहीं होता था। ये आप 7वीं 8वीं की बता रहे हो, स्कूल में ही? हाँ, स्कूल में तो ये काउंटिंग में आता नहीं था। तो चलिए, तो कहते ये सब आलतू फालतू चीजें कर रहा है तू, कि तू इधर करेगा क्या, है ना। तो वो जो आलतू फालतू था, मुझे नहीं पता था कि मेरा काम यही आलतू फालतू, इसी को मेरा काम है ये। तो ये गड़बड़ थी। तो वो खुश थे इस चीज से, मतलब एक्सेप्ट कर लिया था घर वालों ने कि भाई आपको एक्टिंग में जाना है, सिंगिंग लाइन? वो लेट था। हाँ, मतलब मेरे डैड ने तो, पेरेंट्स ने एक्सेप्ट कर लिया था, उन्होंने बिल्कुल ऐसे नहीं किया। कई लोगों को होता है कि बहुत ऐसे, बट ऐसे नहीं है कि हम बहुत घर से कोई मैं स्ट्रांग था कि बहुत पैसा था, ऐसा कुछ नहीं था। नॉर्मल एक जिम्मेदार फैमिली थी। और उसमें भी क्या था, मेरे डैड काफ़ी बीमार हो गए थे, तो इवन जितनी ज़मीन थी हमारे पास, प्रॉपर्टी थी, वो सब बिक गई थी।
तो हमारा कंडीशन घर का ठीक नहीं था, है ना, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट करना था। और उसी टाइम पे पैसे चाहिए थे एल्बम करने के लिए, तो पैसे भी नहीं थे। इवन मेरे कज़न्स कई बाहर रहते थे, तो उन्होंने मेरी हेल्प करी। किसी ने कुछ पैसे भेजे, किसी ने कुछ पैसे भेजे, किसी ने 200 यूरो, 400 यूरो, किसी ने कुछ। तो उन पैसों से मेरी एल्बम रेडी हुई। तो वो एल्बम आई मार्केट में और वो चली नहीं। तो अब मुझे लगा कि यार अब दूसरी एल्बम के लिए थोड़ी पैसे मांगूंगा, मतलब वो एक टफ़ सिचुएशन थी बहुत। तो उसके बाद मैं इधर उधर काम करने लग गया और काफ़ी ज़िंदगी में काम किए। मतलब दैट इज़ पार्ट ऑफ दैट जर्नी। अभी वो सुनने में स्ट्रगल लगती है, उस टाइम तो वो भी अच्छा था, जो चल रहा था सही था। तो आपका गेम चेंजर क्या कहेंगे सर करियर का, कि उसके बाद मेरा गेम चेंज हो गया? एक्चुअली तो मेरी शादी के बाद मेरा गेम चेंज हो गया। अच्छा। हाँ, काफ़ी। मतलब एक मेरी 3 एल्बम्स मेरी शादी के पहले आ गई थी, तीनों नहीं चली। तो मुझे लगा कि अब शादी कर लेनी चाहिए, शायद शादी चलेगी। तो शादी चल रही है अभी तक, वो बहुत अच्छा रहा। तो मैंने जब मेरी शादी हुई तो उसके बाद जो मेरी 3rd एल्बम थी ना, आ चुकी थी जो 4 महीने पहले, शादी के हफ्ता बाद उसका एक गाना सुपर हिट हो गया, जो कि ऑलरेडी फ्लॉप था सारा कुछ। तो वो एक गाना इतना फुलकारी था वो गाना एक, तो वो इतना बड़ा गाना हो गया कि मतलब हर शादी ब्याह सब जगह वहीं पे। बट वो गाना बहुत बड़ा हो गया। फिर भी एक प्रॉब्लम थी कि उस वक्त ना अभी तो क्या है कि अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, हज़ारों लोग, कई नए चेहरे आपके आके बैठे, उसको 2-4 मिलियन लोगों ने देखा और एकदम से आइडेंटिटी बन गई, बाहर जाते लोग पहचानते, अरे तुम, अरे तो गाना हिट होने के बाद भी मुझे कोई नहीं पहचानता था। मैं अगर किसी को बोलता था कि मैंने गाया है, तो चल यार, मतलब क्या ऐसी है ना, मतलब बिल्कुल ही कोई पहचानता नहीं था। वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो उसकी वजह से शोज़ नहीं मिलते थे। तो मतलब क्या था कि गाना हिट हो गया आपका, एक कागज़ी की वीडियो नहीं है, वीडियो आई थी, बट वीडियो वहाँ पे इतने चैनल्स वैनल्स नहीं होते थे लोगों के पास, और कितना कहाँ वीडियो आता था। तो गाना ऑडियो हिट हो गया इतना ज़्यादा और काम नहीं मिला। फिर उसके बाद मेरी शादी के बाद मैं कनाडा चला गया, मेरी वाइफ के पास PR थी, तो मैं कनाडा चला गया। कनाडा जाके बहुत से काम वाम किए। क्या काम किया आपने वहाँ पे, बताने को अगर शेयर कर सकते हो तो? काम बहुत किए जी, कैसे मैंने सबसे पहला काम तो किया था, मैं सबवे में लगा, जो यहाँ सबवे बनता है अपने। अच्छा। पहला काम वो था। दूसरा काम मेरा था सिक्योरिटी गार्ड। तो उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड में जब लगा तो फिर साथ में मैंने सुबह सुबह अखबार फेंकना शुरू कर दिया। सुबह अखबार फेंकता था, फिर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था, फिर खाना वाना खा के आके शाम को 7 बजे, रात को 10:30 बजे हम जाते थे एक मॉल में। मॉल का हमने क्लीनिंग का वो ले लिया था, किसी ने हमें सब कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया कि यार आप करो। तो उसमें जैसे अपने ये मॉल है, तो एक मशीन सी होती थी, तो उसके साथ पोछा लगाना होता था, वो मैं कर लेता था। वाइफ यूज़ टू डू ये फूड कोर्ट की वो ट्रे व्रे जिसमें खाने वाने आते हैं, वो वॉश करनी होती थी, वो चीज़ें करनी होती थी, वॉशरूम क्लीन करने थे, टॉयलेट वो सब हम वो कर लेते थे। तो कम से कम उसको लगते थे 10 के बजे शुरू करते थे, 12-12:30 में ख़त्म होता था। हाँ, 2-2.5 घंटे में ख़त्म हो जाता था वो। तो वो करते थे। तो ये 3-4 चीज़ें बैक टू बैक करते थे। मीनवाइल म्यूजिक चल रहा था? म्यूज़िक चल रहा था मीनवाइल, बट उसी के लिए पैसे चाहिए थे थोड़े तो काम पैसे किए। जोड़ के हाँ, एल्बम जोड़ करते करके थे। फिर हमने नेक्स्ट मेरी वाइफ ने बोला कि ऐसे नहीं बनेगी कहानी, कि जब आप इधर करते हो तो फिर उधर म्यूज़िक का कंसंट्रेशन टूट जाता है। 7-8 महीने काम किया, तो 7-8 महीने के बाद फिर मैंने ऑफ ले लिया। तो फिर मैं पंजाब आया, फिर थोड़े बहुत पैसे थे, फिर एल्बम करी। तो वो एल्बम फिर चल गई। तो फिर उससे थोड़े शोज़ मिलने लगे लेफ़्ट राइट, देन थोड़ा कैरी ऑन हुआ। ये अच्छी बात है पाजी कि आपकी वाइफ का भी सपोर्ट था इन बहुत, चीजों में, बहुत ज़्यादा। कि पीछे नहीं खींचा कि नहीं ये नहीं नहीं, बहुत ज़्यादा। एक्चुअली मैं बताऊँ, पूरी ज़िंदगी में कोई इतना ज़्यादा ऐसा मिला नहीं जिसने पीछे खींचा हो। सारे आगे वाले ही मिले हैं। जो पीछे खींचने वाले थे उनको मैं देखता ही नहीं था, मैंने इग्नोर ही कर दिया कि यार इस चीज़ पे क्यों फोकस करना। कई बार क्या होता है ना, मैं आपको बताऊँ, मैं आपके ये इंटरव्यूज़ भी कई बार मैं देखता हूँ, तो लोग बैठ के उन लोगों के बारे में चर्चा करी जाते हैं जिन्होंने उनके बारे में बुरा किया है, कि यार एक था उसने, उनके बारे में क्यों टॉक कर रहे हो? उन्होंने क्या किया है आपकी ज़िंदगी में? क्या योगदान है उनका? कोई भी योगदान नहीं है। जिनका योगदान है, जिन्होंने हेल्प किया है, अरे उनके बारे में बात करें ना हम। उनको बताएं कि यार इस बंदे ने मुझे सपोर्ट किया, उस बंदे ने मुझे सपोर्ट किया, रादर दैन कि मुझे इसने भी खींचा, मुझे उसने भी खींचा। नेगेटिव टॉक ही नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है ज़िंदगी में। पाजी अभी हम जैसे जस्सी गिल पाजी से बात कर रहे थे, तो वो हमें बताए थे भाई हम पहले ना पंजाब में रहते थे, तो दिल्ली से बहुत डर लगता था। दिल्ली शो लग रहा है या कुछ लग रहा है तो ऐसा लगता था, अच्छा दिल्ली से है, तो ऐसे देखते थे कि यार कोई ठगी ठुगी ना कर ले। 1-2 बार उनके साथ हो भी गई थी। तो मैं आपके शोज के एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ
कुछ मजेदार हुआ है जो आपको याद रहा हो कि हाँ भाई अब से ये गलती नहीं करेंगे, ऐसा कुछ? नहीं, दिल्ली में मैंने तो बहुत शो किया है दिल्ली में। दिल्ली में नहीं, मतलब इन जनरल ही शोज के मामले में। मैं भी बता रहा हूँ, मैंने बहुत शो किए हैं। तो सिर्फ एक ये होता था कि यार उन ऑडियंस को समझ आ रही होगी, क्योंकि रीज़न क्या है कि आई एम टॉकिंग अबाउट अंग्रेजी बीट से भी पहले, तो मतलब बिल्कुल टिपिकल देसी गाने थे। तो मैं होता था कि अच्छा उनको भी समझ, पंजाबी सुनते हैं, वो पंजाबी सुनते हैं। यूपी तक जाना, शो लगाने उधर भी, तो वहाँ पे जब गए तो वहाँ पे भी पंजाबी बंदे पूरे। यहाँ पे आना, यहाँ पे बहुत से कॉलेजेस में मैंने शो किए, वैसे वेडिंग्स बहुत करी इधर उधर। यार टिपिकल से तो अपने ही है, यूज टू होते कि मुझे ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, तब मेरा क्या होता था कि मैं बहुत शो करता था, कई बार 2-2 शो हो जाते थे, हम भूल जाते थे कि कैसे। मुझे एक भी आज भी याद है कि एक बंदे का हमने शो पकड़ लिया दिल्ली, तो ये जो बाईपास के साथ बड़े बड़े पैलेस है, मैरिज पैलेस, वहाँ पे एक शो था। तो उससे पहले मेरा शो था दोपहर को लुधियाना के पास, तो रात का हमने यहाँ पे पकड़ लिया। तो लुधियाना वाला शो बहुत डिले हो गया। तो मुझे याद है वहाँ से निकले तो जब दिल्ली पहुँचने लगे तो बहुत लेट हो गए। तो इतना ट्रैफिक जैम हो गया कि मतलब गाड़ियाँ ही ना चलें, बुरे हाल। तो रात के 12 बज गए। तो शो हमने स्टार्ट करना था 9:30-10 बजे। तो वो कहते कि लोग तो थक गए हैं, लोग बैठे हैं। अच्छा, जिनका शादी होती है वो भी कर रहा था, ये हो गया है, वो हो गया है, ऐसे वैसे। तो मेरी टीम ने मुझे बोला कि भाजी रहने ही देते हैं, कि हमने पैसे तो पता नहीं कितने पैसे आए हुए हैं, तो हम उनको पैसे वापस कर देते हैं, उनको बोलते हैं कि और पैसे ले लो बेशक, ऐसे हो गया वैसे हो गया। मैं कहा यार वो बात ठीक है, बट जो उनका फंक्शन है मतलब वो ख़राब हो जाएगा पूरे का पूरा। तो कहते नहीं उनके पास डीजे है, उन्होंने डीजे वीजे लगाया हुआ है अपना। मैं कहा यार वो भी ठीक है, बेशक ऐसे करते हैं कि पैसे वापस कर देते हैं, हम चले जाते हैं, एक बार पैसे वापस करते हैं, हम चले जाते हैं, हम बोलते हैं कि हम आ गए 10 मिनट के लिए, चाहे हमें 10 मिनट लें, फ़ोटो खींचें, जो भी करें, कि नहीं तो ये बंदे परमानेंटली हमसे टूट ही जाएंगे। तो मुझे आज भी याद है कि 4-5 किलोमीटर पीछे से एक बंदा मुझे बाइक पे लेके आया, गाड़ी से उतर के ना, वहाँ पे जितने बाइक थे हमने रोका, तो मैं बाइक पे बैठ गया, तो वो लेके आया। मेरे बैंड वाले जो थे, हमने यहाँ पे सेपरेट बैंड किया हुआ था, वहाँ पे सेपरेट बैंड था, साउंड भी अलग अलग थी, तो वो सब थे यहाँ पे। तो मैं बाइक पे बैठ के पहुँचा, तो मेरे जाने से पहले ही जो मेरा इधर मैनेजर था उसने उनको पैसे वैसे वापस कर दिए थे कि हम नहीं पैसे लेंगे, कि ये ले जो पैसे, कि पाजी आ रहे हैं बट वो वैसे ही आ जाएंगे आपको कर। तो मैं आके स्टेज पे चढ़ा, तो मैंने आके बोला कि ये हैपन्ड, कि दिस हैपन्ड, बट जो भी है कि आप लोगों का इसमें कुछ नहीं, गलती हमारी है, हमें 2 शो नहीं करने चाहिए थे, जहाँ हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए था, बट कि हमें पैसा नहीं चाहिए, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो मैं, अगर आप चाहते हो तो मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। तो वो कहते हैं हाँ। तो अंग्रेज़ी बीट भी आ गया था तब। तो मैंने पहला ही गाना अंग्रेज़ी बीट लगाया, तो मैं ऐसे देख रहा हूँ, तो मैं ना मतलब मैं शॉक्ड था। उस हॉल में कम से कम 700-800 लोग होंगे, तो मतलब 700-800 हैं, तो 700-800 ही नाच रहा था। अच्छा। मतलब विद इन 1 मिनट, है ना। तो कम से कम मैंने सुबह 3:30-4 बजे तक गाया। अच्छा, इतना लंबा खींच, आपने तो फेरे भी लेट करा दी। इतना लंबा परफॉर्म किया। तो मुझे याद है कि जब मैं वहाँ से निकल गया, उन्होंने फोटो ये सब कुछ हुई, तो जब मैं पहुँच गया, नेक्स्ट डे मैं सुबह उठा तो मेरा मैनेजर पेमेंट लेके आया। तो मैंने कहा कि पेमेंट? कहता सर उन्होंने डबल पेमेंट दिया हमें। अरे, कहता वो पार्टी बहुत बड़ी थी, वो बहुत सॉलिड लोग थे, तो वो कहते कि नहीं पाजी कि मतलब हम इतना मतलब। और उसके बाद मैंने दिल्ली में आके उनके पता नहीं कितने शो लगाए। अच्छा, उनकी सब इधर उधर वालों की शादियां मैंने की। देखो एक डिसीजन कितना अच्छा काम कर गया आपके लिए। तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि कई बार क्या होता है ना कि हम ना परसेप्शन बना लेते हैं अपने मन में। क्या परसेप्शन के, मान लो कि जैसे आपने बताया कि उस दिन मैंने पॉडकास्ट पे आना था, मैं नहीं आ पाया, तो यार ये जानबूझ के नहीं आया होगा, ये ऐसे नहीं आया होगा, क्योंकि आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो पता ही नहीं है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मैं बाय चांस लेट हो गया या मैं क्या हो गया, सेम चीज़ थी। तो अब मैं पहले ही बना लेता कि यार मैं वहाँ पे पहुँचूँगा, अगर किसी ने मेरे साथ बदतमीजी की, कोई मेरे साथ ऐसे करेगा कि तू लेट पहुँचा, जबकि मेरा तो कोई, मैं कहा नहीं यार मेरा क्यों नहीं फॉल्ट तो अपना है। हमें ये सोचना चाहिए था कि हम दूर 2 शो पकड़ रहे हैं, कि कम से कम हमारा सॉरी बोलना बनता है। अगर जब जाके हम उसको सॉरी बोलेंगे कि भाई हमारी ही गलती है, वी आर रियली वेरी सॉरी, हम बताओ कि अब हम कैसे इसको सेट कर सकते हैं। मैं क्या, अगर कोई पागल ही होगा कि अब मारने पे आ जाएगा, ठीक है, अब मान लिया कि गड़बड़ होगी, अब मारने से ठीक तो हो नहीं जाएगा मसला। मैं बताऊंगा और क्या है कि पैसे नहीं चाहिए, हम परफॉर्म भी कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर हम उस पॉजिटिव नोट पे की ज़िंदगी में कभी भी चलें तो ऑलवेज ठीक होता है। सही बात है।
पाजी अभी अंग्रेजी बीट की बात हो रही थी, इंटरनेशनल विलेजर जो एल्बम थी उसमें वो वन ऑफ द सबसे बड़ा गाना था, और अभी इंटरनेशनल विलेजर का सेकंड पार्ट आने वाला है, उस आपका और हनी बाजी का कोलैब हो रहा है उसमें? हाँ हो तो रहा है गाना रिकॉर्ड हो चुका है? गाना रिकॉर्ड हुआ है बट अभी हम उस गाने की और भी ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। बेटर वर्जन? मतलब वो भी गाना अच्छा है, बहुत अच्छा है, मतलब थोड़ा डिफरेंट गाना है, तो मैं चाहता हूँ कि और वर्जन उसकी और भी वर्जन किए जाएं। तो इवन हनी को मैंने बोला तो ही सेड कि हाँ भाजी लेट्स ट्राई, हम और भी 4-5 चीज़ें करते हैं, तो मुझे भी है कि और करें। तो अभी ये मैं फ्री होऊंगा इसके बाद मैं थोड़ी ब्रेक ले रहा हूँ, मैं एक एल्बम कर रहा हूँ, तो उससे पहले मैं फिर सोचता हूँ कि मैं बैठ के एक बार हनी के साथ उसका। बट पाजी जैसे आपकी फीलिंग है कि यार और वर्जन ट्राई करने चाहिए, तो ये प्योर गट फीलिंग होती है कि यार वो वाइब नहीं आ रही, या कुछ आपको और भी मिसिंग लगता है एक गाने में कि यार करना चाहिए? मैं आपको बताऊं कि हिट का कोई फार्मूला नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है हिट का। जो लोग बोलते हैं कि अभी मैंने ये एल्बम बनाई, देखो ये कर देना वो हो जाएगा, ये सब बकवास बातें हैं। हाँ आपने एफ़र्ट करी है, ये मैं मानता हूँ, मैंने भी बहुत एफ़र्ट करी है, मैं मानता हूँ। कई बार फ़िल्म पे मैं बहुत काम करता हूँ, फ़िल्म नहीं चलती, फ़िल्म भी कई बार ठीक होती है, प्रमोट भी ठीक हुई होती है, समझ ही नहीं आता कि ऑडियंस को क्यों नहीं जची। उसके बाद हर ऑडियंस के अलग अलग व्यू होते हैं, गाने के लिए भी सेम होता है, अलग अलग व्यू होते हैं। कई बार कोई गाना ऐसे ही चल जाता है, हमें लगता है कि यार गाना नहीं होना चाहिए, मतलब पता नहीं क्यों। ये अभी मुझे ये लास्ट चुड़ैल में गाना था 90 90 दिल तोड़ दी, सरगुन बिल्कुल हक में नहीं थी उस गाने के, वो कहती ये गाना ही नहीं अच्छा, ये जानी गलत गाना है। तो जानी मुझे फ़ोन आया, जानी कहता पाजी मैं क्यों गलत करूँगा, मैं भी तो प्रोड्यूसर हूँ, मेरा भी तो मन कर रहा है गाना हिट हो, कि मुझे तो बहुत सही लग रहा है। सरगुन जी का तो पॉइंट ऑफ व्यू उल्टा रहता है, जिस गाने वो कहती है ना फ्लॉप या बेकार है, जब वो हिट हो जाता है वो बता भी तो वो एक मुझे समझ नहीं आई है ना, तो अब वैसे ही है। तो अभी क्या है कि ये जो गाना किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अंग्रेज़ी बीट के बाद गाना करना है। ये नहीं है कि जो अभी गाना किया है वो अच्छा है या बुरा है, ये है कि जिस गाने से ये कंपेयर होना है ना, वो अभी तक का पंजाबी हिस्ट्री का सबसे बड़ा गाना है। आपके भी करियर का सबसे बड़ा गाना आप उसको मानते हो? मैं तो मानता हूँ कि पंजाबी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा गाना है। और क्या है, कौन चला है आज 12-14 साल हो गए गाने को, आज भी वो गाना ऐसे चलता है कि जब वो गाना खुलता है तो ऐसा लगता है कि क्लाइमैक्स अभी आया है, हाँ, ये खुल गया गाना। बॉलीवुड सारा नाचा है, पंजाब सारा नाचा है, गोरे तक नाच लिए, तो अभी वो मतलब गाने आ रहे हैं, गाने बहुत बड़े बड़े होते हैं, बट उसके बाद इतना लंबा स्पैम नहीं चल रहा गाने किसी का। आपका एक और गाना है जो मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद है, फ्लावर। फ्लावर उसे हम बहुत अपनी वीडियोस में यूज करते थे। स्केचेस बनाते थे ना, तो जब हीरो मतलब फीमेल की एंट्री होती थी ना स्लो मो शॉट पे, तो जो उसकी स्टार्टिंग की बीट है टंग डंग 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 डंग, वो बहुत क्रेजी गाना बनाया पाजी आपने। वो अच्छा गाना था। एक्चुअली क्या है कि मुझे याद है आज भी, वो जब मैंने एल्बम करनी थी ना, तो जब आप कोई भी काम टाइम लगा के करते हो, पैशन से करते हो, तो वो अच्छा ही होता है। तो मुझे याद है उस वक्त गाने वाने ऐसे बनते थे जहाँ पंजाब में बनते थे, अगर यूके का कोई म्यूज़िक प्रोड्यूसर है तो यहाँ से आप गा के गाने उसको भेज देते थे, तो फिर वो गाने बना के भेजता था। तो पहली बार ऐसे था कि मैंने, अमन हेयर का म्यूज़िक था उस एल्बम में, सो अमन हेयर हमारी इंडस्ट्री के बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, तो मैंने उनको कॉल किया कि ये एल्बम करनी है ये वो, तो कहते भाजी ठीक है वोकला मैनू भेजो। मैं कहा नहीं भाजी ऐसे नहीं कर रही, कहता फिर मैं कहा मैं आ रहा हूँ। तो मैं 2-2.5 महीने टोटल ऑफ लेके काम से, तो मैं यहाँ से गया वहाँ पे, मुझे याद है कि अप्रैल मई वाले टाइम पीरियड में, तो मैं 2 महीने लंदन रहा। तो सुबह उठते थे 10-11 बजे, स्टूडियो पहुँच जाते थे, रात को 10-11-12 बजे तक बातें करनी, म्यूज़िक बनाना, गाने बनाने, ये गाना बनाए, नहीं नहीं पाजी यार ये ठीक नहीं है, वहीं डबिंग करनी, सब कुछ किया। तो उसी में हथियार था, ते तक की तरह हुसन गोरी हथों हथियार गए, सो गाने इतने परफेक्ट बैठे। वो एल्बम आज भी लोग बोलते हैं कि गिप्पी के करियर की बहुत बड़ी एल्बम थी, देसी रॉक स्टार। सो मेरे को मेरे नाम के साथ लग गया देसी रॉक स्टार आफ्टर दैट। पाजी आप हो ही देसी रॉक स्टार। अच्छा सर, अभी बादशाह बाजी के साथ भी ऑस्कर एक बहुत बड़ा गाना आपने दिया, और उसका पार्ट 2 पोस्टर देखा हमने, तो वो क्या आने वाला है, उसके लिए कैसी आपकी प्रेपरेशन थी? उसमें भी थोड़े रिकंसिडरेशन हुए थोड़ी? एक्चुअली वो ना वो नहीं, इसके लिए कोई ज़्यादा वो नहीं हुए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई चीज़ ना एकदम से खटाक बजती है कि यार यही करना है यही करना है। अच्छा। तो मुझे याद है कि एक गाना ये हमने करना था, तो बादशाह को बोला कि ये गाना करना है और बड़ी बनाते हैं कुछ, तो स्टार्ट थिंकिंग। तो फिर एक दिन हम वैसे ही फेस टाइम पे बात करने लगे, उसका फेस टाइम आया तो जानी बैठा था साथ में,
तो मैं क्या, जानी कहना कौन, मैं क्या बादशाह था, इस जिस दिन वो बादशाह का वो आया एल्बम का टीज़र, ड्रॉप हुई, हाँ। तो मैं क्या यार बहुत वधिया टीज़र आ कि मुबारक ये वो बातें चल रही हैं। तो मैं क्या यार मैं क्या कुछ मिला, कहता भाजी मैं बस आजकल मैं क्रैक कर लूँगा कुछ ना कुछ अच्छी चीज़। तो जानी बैठा, जानी कहता भाजी क्या कर रहे हो? मैं क्या यार एक गाना करना है ऐसे ऐसे, तो ये छिंदा छिंदा नो पापा के लिए प्रमोशनल गाना करना है। तो भाजी मेरे पास एक आइडिया है। तो उसने ऐसे ही फेंका, तो वो इतना फिट बैठा ऐसे ही ठाक। मैंने कहा कि यार यही करना है। तो बस मुझे लगता है कि आधे घंटे में सारी चीज़ें सॉर्टेड हुई। रात को बादशाह ने बीट बनाई, तो नेक्स्ट डे मैं कनाडा चला गया था, तो 2 दिन के बाद मैंने उसको डब कर दिया, तो गाना रेडी। पाजी हो जाएगा एक पुराने वाले ऑस्कर की लाइन, अगर आप सुना दो तो मजा आ जाएगा। होनी मैं ऑस्कर दिंदा तेरे लक नू जे बेबी मेरा बस चलदा, आ तेरे जो फ्रेंड ਵੱਲੋਂ 2-4 ਰਿਚ ਰਿਚ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਵੀਰੇ ਵੀਰੇ ਛੱਡ ਦੇ। वाह, वाह, क्या बात, मजा आ गया। पाजी इसी के साथ आपका एक और बहुत तगड़ा गाना है बोहेमिया पाजी के साथ, कार नच दी। उसकी वीडियो बहुत अलग है, वो कैसे प्लान हुई थी? उसमें मतलब बहुत हाइप हो गया था वो कि कैमरा शॉट जैसे क्रेन से वो वाले जो शॉट थे वो हम भी बहुत देखते थे, यार ये क्या कर दिया। ये कार नाच रही है ऊपर नीचे, वो बड़ा सही था। वो गाना भी बस बोहेमिया के साथ मेरा बहुत प्यार है। वो मेरा पुराना दोस्त है एक्चुअली, बहुत पुराना दोस्त है एक्चुअली सबसे पुराना दोस्त है वो। अगर मैं देखूं बादशाह हनी सबसे ज़्यादा, तो उसके साथ मेरा कुछ ऐसा है नहीं माहौल, तो है उसको ढूंढना पड़ता है, गायब हो जाता है वो बंदा, बट बहुत प्यारा बंदा है, ऑनेस्ट बंदा है, तो अच्छे दोस्तों में दोस्त है वो। तो उसको मैं पकड़ के ले आता हूँ कि ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। एक्चुअली मुझे रैप की बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, मुझे रैप आर्टिस्ट समझ ही नहीं आते थे कि रैप क्या है। तो देन मैं बोहेमिया से मिला, तो वो मिला तो और पहले ही थोड़े, क्योंकि रैपरों में खतरनाक रैपर है वो उनका हाँ, look तो मैं भी- शुरू में मिला तो मैं कहा यार ये बंदा मतलब क्या गाता है, पहले तो मुझे समझ ही नहीं आती थी कि यार ये क्या। फिर मैंने उसके साथ 2005, 6, 7 आज की इसी टाइम पीरियड पे शायद एक गाना किया था, ओ फड़ो नी मुंडा हो गया शराबी, फड़ो नी मुंडा, उसमें उसने गाया था हो फड़ो नी मुंडा फिर जिवें हुंदा गुंडा, पुलिस वाले कहंदे इहनूं जेल च पा के ला दो गुंडा, फड़ो नी मुंडा, ऐदा जिहा सी कुछ रैप है ना। तो मैं कह यार बड़ा अच्छा लग रहा है यार, है ना। मेरे घर पे ही बैठ के हमने बनाया मोहाली, तो बोहेमिया काफ़ी टाइम मेरे घर पे रहा, तब से इतनी दोस्ती होगी। तो देन मैं जब भी कुछ करता हूँ तो मुझे लगता है कि यार ये गाने में बोहेमिया चाहिए, उस गाने में। जब हमने कार नच दी किया तो मैं जानी को बोला कि जानी यार कुछ गाना बनाना है, जानी प्रैकी सब लग गए गाना बनाने। तो फाइनली हम इस पे आए कार नच दी पे, यार कुछ नई चीज़ करते हैं, है ना, कि घर के आगे कार नाच रही है ना, तेरे बंगलो दे बाहर, है ना। तो मैंने फिर मुझे जानी ने बोला पाजी कहता अगर बोहेमिया पाजी इसमें रैप कर दे, तो मैं क्या यार वो क्यों नहीं करेगा। मैं क्या अगर चलो ये तो गाना ही अच्छा बना है, मैं क्या भाई है अपना, अगर बुरा गाना भी देंगे उसको वो तब भी करेगा अपने लिए, है ना। तो मैंने उसको भेजा, मैं क्या भाई गाना करना है, तो वो कहता आप भेजो भाजी, आ गया शाम को ही रैप करके मैं भेजता हूँ बस। तो फटाक से उसने किया। तो फिर हमने इसको शूट का प्लान LA किया। तो मैं बचपन में देखते होते थे, मेरा बड़ा मन होता है कई चीज़ों में। तो जिन्होंने इंग्लिश की 2-4 फिल्में देखी हैं, उन्होंने देखी है टाइटैनिक, उन्होंने देखी है टर्मिनेटर, ये 3-4 फिल्में पक्की होती थी कि ये देखनी है। तो वो टर्मिनेटर में मैं देखता तो था वो आर्नोल्ड बाइक पे जा रहा है, ऐसे गन घुमाता, वो उसके पीछे ट्रक लगा हुआ है, तो वो LA रिवर होता था। तो LA रिवर में वो सारा शूट था। तो यार LA रिवर है, वहाँ पे बड़ी फिल्में शूट हुई है ये वो। तो मैं कहा यार वहाँ करते हैं शूट। तो ढूंढा जाके वो वहाँ शूट किया है वो। तो वो बहुत अच्छा, बलजीत पाजी ने शूट किया, हमारे बलजीत सिंह देव बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। तो फिर वो पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट। तो पाजी फिर उसमें एक्सपेंसिव नहीं पड़ता बजट, जब आप इंडिया से बाहर शूट कर रहे हो, वहाँ मैनेज करना मुश्किल नहीं होता? महंगे ही हैं हम हम भी महंगे ही हैं ये बात भी सही है। गाने एक्चुअली क्या है कि देखो एक्सपेंसिव पड़ते हैं, पर हर गाने की एक डिमांड होती है, हर गाने का एक माहौल होता है। जब हम देसी गाना बनाते हैं फुलकारी टाइप पंजाब में, तो वो हमें लगता है कि यार ये पंजाब की डिमांड कर रहा है, ये ऐसे डिमांड कर रहा है। तो अभी क्या है कि पहले गाना सिर्फ सुनने का रह गया था, अभी गाना देखने का भी है।
तो जैसे आपने बात करी कि यार ये ऐसे वैसे, तो मैं ऑलवेज बलजीत पाजी को बोलता था, हमारे डायरेक्टर हैं, मैं कहा पाजी ये हम नहीं, ये बोल्ट माइलो हम शूट नहीं करते, वो जो इक्विपमेंट है उसका नाम है। तो मैं कहा यार हम क्यों नहीं करते हैं, कि कहते यार यहाँ मिलता नहीं है, बॉम्बे में भी तब होता नहीं थी बोल्ट या माइलो जिस पे वो शूट किया था। तो देन वहाँ पे जाके शूट किया, तो पहली बार देखे कि यार, तो वो इतनी फास्ट चलती थी, हमने देखा ही नहीं था, क्योंकि अभी तो काफ़ी, अभी भी क्या कि मतलब बॉम्बे में अभी भी 2-3 मुझे लगता है मैक्सिमम होगी बोल्ट, माइलो वाइलो या बोल्ट। तो पहले तो बहुत रेयर ही कोई काम दिखता था। तो वो इतना अच्छा लगा लोगों को जब वो आया गाना, तो वो शॉर्ट्स वॉट्स वो बहुत इजी, हमने शूट बहुत इजी करे थे, पर देखने में बहुत अच्छे लगते थे। और पाजी जैसे आपने बाहर शूट करा है, इतना यूएस में भी किया है, लंदन में भी किया है, कोई बढ़िया किस्सा है यादगार जो आपको याद हो गया हो, कॉमेडी कोई? कैरी ऑन जट्टा के टाइम, क्योंकि वो तो मूवी इतनी मैड है, उसके ऑन सीन ही अपने आप में एक प्रैंक लगते हैं, तो ऑफ कैमरा क्या? हाँ मुझे वैसे तो ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब अभी इमीडिएट तो कुछ याद नहीं आ रहा, बट हाँ कुछ ना कुछ होते रहते हैं। कैरी ऑन पे तो बहुत होते हैं, कैरी ऑन पे तो नहीं भी होते हैं तो तब भी इतने बंदे हैं कुछ ना कुछ कर देते हैं। मुझे याद है हमने एक मेकिंग ही डाल दी थी पूरी पुलिस की, तो हम एक रेस्टोरेंट में शूट कर रहे थे, तो पंजाबी बंदे हैं, हटते नहीं है जितना मर्जी समझा लो इनको। तो एक शॉट था घोगी भाजी की एंट्री का, मुझे आज भी याद है, पूरी की पूरी स्टार कास्ट थी, ये पास में ही हम बैठे थे, तो वो आके अपने रेस्टोरेंट में एंटर करते हैं। तो हमारे पास जो वो बिल्कुल ही ऐसे था कि ये लंदन ब्रिज है, और लंदन ब्रिज के हम बिल्कुल साथ वाला रेस्टोरेंट, ये अभी जो थर्ड पार्ट है उसका सीन है। हाँ, और बड़ी महंगी लोकेशन थी वो, जो वो वाली थी। तो पीछे से घुग्गी भाजी ने आना था, तो सारी टीम, तो डायरेक्टर साहब समीप भाजी, भाजी इत्थों ड्रोन जा चले, ड्रोन जा वो पुल भी बिच आ जाए, है ना, ऐसा लगे सारे, है ना, पुल भी बिच आ जाए। तो हमारे जो DOP हैं मनीष भट्ट जी, तो वो ड्रोन भी चला लेते थे ये वो, है ना। तो वो मुझे पहले बोल रहे, पाजी ये पहले भी ना समीप पाजी ने बोल के एक उधर ड्रोन चढ़वा दिया था। मैं क्या कहता, पुलिस वाले पकड़ लिए मेरे को। मैं क्या, फिर कहता वो कहते तेरे पास लाइसेंस है। मैं क्या लाइसेंस? कहता भाजी मुझे भी लगा कि कार वार का लाइसेंस पूछते, कहता यहाँ ड्रोन का लाइसेंस है सारा, है ना। कहता मेरे पास कहाँ लाइसेंस? कहता तो मैंने बोला कि मैं तो बाहर से हूँ। कहता वो कहते आज छोड़ रहे हैं तो दोबारा नहीं। कहता मैं क्या, तो समीप पाजी को बोल के ये चीज़ है। कहता मैंने बोला, कहता मुझे बोले समीप पाजी कि यहाँ अलग पुलिस वाले हैं, वो अलग पुलिस वाले थे, तो उनको क्या पता कि तेरे को पहले वार्निंग मिली है, तो तू बोलियो कि अच्छा मुझे पता नहीं था। तो आज फिर वो बोलेंगे कि आज तेरे को छोड़ दिया, आगे से नहीं। तो बोलना ही थैंक यू, तू बताना क्यों है कि मुझे पहले भी पकड़ा था। तो कहता ये बोल रहे हैं। तो इतने में हमने वो शॉट शुरू कर लिया, ऐसे चढ़ा लिया ड्रोन उड़ा दिया। अरे वहाँ क्या था, ड्रोन उड़ा सकते थे आप, बट ड्रोन के लिए ना बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी परमिशनें थी। मतलब वो बोलते हैं कि यहाँ पे 2-2, 3-3 महीने लग जाते हैं, क्योंकि वो सब जगह से पास होती है, बिल्कुल ही लंदन ब्रिज ऐसे आता है। तो हमने इतने में ड्रोन चढ़ा दिया। जब ही ड्रोन चढ़ा तो हम लगे हुए हैं पूरे के पूरे, वो मुझे लगता है 2-2.5-3 मिनट में उन्होंने पूरा एरिया ही घेर लिया पूरी की। इतनी पुलिस आ गई, अच्छा जी। 35-40, मैंने तो इतने पुलिस वाले नहीं देखे कभी लंदन में, है ना। तो इतने पुलिस, अब वो आए बेचारे, तो उन्होंने आके पूछा कि कौन सी शूटिंग है। तो हम सब के साथ हम छलांग मार के अपनी शूटिंग एरिया में, हम रेस्टोरेंट में चले गए। उसकी तो हमारे पास परमिशन है, वो कुछ कर ही नहीं सकते वहाँ पे बिल्कुल ही। तो वो कहते हैं ये ड्रोन कौन चला रहा था। तो अब हमारे जो DOP साहब हैं उनके हाथ में ही ऐसे पकड़ा हुआ है, तो उनको लगा कि ड्रोन तो 1000-2000 का ड्रोन है, पता नहीं कितने का, जो भी है मुझे नहीं पता। ड्रोन उतर गया। उन्होंने क्या किया, ड्रोन रेस्टोरेंट में उतार दिया खटाक से, और इधर से रिमोट फेंक दी, छोड़ दिया ऐसे। कहते मुझे नहीं पता जी कौन चला रहा था। वो कह रहा है कि आपके हाथ में था। कहता नहीं मेरे तो हाथ में नहीं था। वो कह रहा है कि अरे आपके हाथ में था ना। कहता नहीं। तो वैसे ही वो पड़ा है, सब खड़े हैं इतने, और सारी की सारी टीम एक ही काम पे लगी हुई है। वीडियो निकाले हुए हैं, देखो जी आज हमारी शूटिंग चल रही है यहाँ पे, और ये पुलिस का सीन है, और इतनी पुलिस हमने इकट्ठी कर रखी है, कमाल की बात है यार, लंदन में इतनी महंगी फिल्म है ये वो, मतलब पूरे का पूरा सबकी स्नैपचैट पे, सबके यहाँ पे पूरा वायरल। तो वहाँ से भेज रहे हैं हम। सोनम मुझे याद है कि वो एक पास रेस्टोरेंट में बैठे थे उनके पास, तो उनको वीडियोस भेज रहे हैं कि यहाँ पे आओ, ये उनको बोल रहे हैं कि यहाँ पे पुलिस की रेड पड़ गई, ये हो गया वो हो गया, वो डरे हुए बैठे हैं, और इधर बाकी की वीडियोस ऐसी चल रही हैं। सो ये एक, तो ये रैंडम कैरी ऑन जट्टा का माहौल ऐसा है कि मतलब किसी को कोई स्ट्रेस नहीं है। तो वो प्रोडक्शन वाले लगे आधा घंटा, उन्होंने समझाया, तो फिर वो पुलिस वालों ने भी DOP जी को बताया,
कहते यार ऐसे फेंकने से थोड़ी होता है कुछ। कहते भाई 100 कैमरा लगाए, क्या बातें कर रहे हैं, उठाओ इसको ना। उठा के फिर वो शॉट हो गया आराम से, या पेनल्टी पे? उन्होंने बोला कि वो ड्रोन वाला शॉट हम यूज नहीं कर पाए। अच्छा। हाँ, वो वाला यूज नहीं किया हमने, फिर जहाँ स्टॉक यूज किया उन्होंने बोला कि देखो वो शॉट नहीं यूज करना, तो वो फिर हमने किया नहीं, हमने भी ईमानदारी दिखाई। हाँ। अच्छा पाजी, एक चीज़ मुझे आपसे पूछनी है, आजकल जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को बहुत यंग एज में फ़ोन भी नहीं देते, और आपका जो बेटा है वो वैसे तो बहुत टैलेंटेड है, पर वो मूवीज़ कर रहा है बिग स्क्रीन। उसने दिलजीत पाजी के साथ भी मूवी करी है, अभी आपके साथ भी, उसे पैरेलल लीड ही कहेंगे जो उनका रोल है। तो आप कितने कंफर्टेबल हो इतनी यंग एज में उसे, आप अच्छा एक्सपोजर दे रहे हो अपनी तरफ से, बट वो एक्चुअली क्या है कि देखो जो फोन देना है और ये चीजें, इसमें बहुत बड़ा नहीं, मैं तो एग्जांपल दे रहा था कि लोग उसके लिए भी रिस्ट्रिक्टेड। ये क्या करता है कि हम इसको ना एवरी ईयर, अभी तो वो बोल रहा है कि ये मेरी लास्ट है। अच्छा, खुद से ही बोल रहा है? क्योंकि मैं बिल्कुल भी मैंने उसको किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया। पहली फिल्म जब उसने करी थी, ये उसकी चौथी फिल्म थी, पहली अरदास करा करी थी, उसमें छोटा सा पार्ट था। तो तब हमें बाहर बच्चा चाहिए था, तो हमने ऑडिशन किया, तो इसने बोला मेरा भी ऑडिशन लो। तो हमें ये ठीक लगा, तो हमें लगा कि यार अपना बच्चा ये करवाना इजी है, बहुत है, छोटे बच्चे का रोल था, तो हमने करवा लिया। लोगों ने इसको इतना प्यार दिया। तो सेकंड इसकी थी ये हौसला रख, दिलजीत वाली, तो उसमें बड़ा रोल था। अब उसमें तो इसका नाम ही हौसला था, तो अब टाइटल ही फिल्म का इसके ऊपर था, तो वो बहुत बड़ा रोल हो गया। तो मुझे लगा कि यार इतना टाइम दे पाएगा या नहीं। तो इसका क्या है कि ये स्कूल जाता था, ये खेलता है बास्केटबॉल, तो गेम के लिए बहुत पैशनेट है। इसको गेम और फिल्में, एक्टिंग करनी, दोनों चीज़ें अच्छी लगती हैं। बट अगर इसको पूछो कि एक, तो ये बोलता है गेम, दूसरे नंबर पे एक्टिंग है। तो इसने उनको भी ये बोला कि मैं गेम नहीं छोड़ूंगा, कि मुझे अगर मैं फ़िल्म करना चाहता हूँ, बट मैं फ़िल्म के मतलब गेम के बाद जाऊँगा। अच्छा। तो अब गेम के बाद बच्चा थक भी जाता है, ये वो चीज़ें। तो अब ये जाता था तो एवरी डे मैक्सिमम एक सीन हो पाता था, एक सीन से ज़्यादा कर नहीं पाता था। तो सैटरडे संडे को टाइम होता था, वो कर देता था। इवन कई बार वो बेचारे फ्री बैठे हैं इसके चक्कर में कि सीन है पर चिंदा नहीं है, क्योंकि उनकी बाकी की शूटिंग ख़त्म होगी, तो नहीं तो वो उस हिसाब से मैनेज करते थे। बट उनको था कि हमें ना सूट ही चिंदा बैठता है दिलजीत के साथ। तो वो जब देखे भी हमने स्क्रीन पे, मुझे भी लगा कि यार बहुत फिट बैठे, है ना, कि दोनों अच्छे लगे। तो अब वो फिल्म हिट हो गई। जब कैरी ऑन जट्टा करी तो इसकी छुट्टियां थी, 10 दिन का काम था, 6-7 दिन की इसकी छुट्टियां थी, एक पता नहीं 2 छुट्टियां मारी। तो अच्छा इसको भी था कि मैं आउट वैसे ही आना था, फैमिली ने लंदन शूटिंग के वैसे, तो उसमें इसने कर ली, उसमें इसको ज़्यादा करना नहीं पड़ा। इस फिल्म के लिए हमें था, जब ये फिल्म आई तो पूरा 30 दिन चाहिए थे इसके मिनिमम, क्योंकि बड़ा रोल है ये वो। तो फिर हमने इसको, जब मैंने कहानी सुनी मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने इनको सुनाई, इनको अच्छी लगी। तो ये कहते कि अभी तो अच्छा जो इमीडिएट छुट्टियां आने वाली थी, जिसके लिए फिल्म प्लान हुई थी कि इन छुट्टियों में चंदे की कर लेंगे, तो उन छुट्टियों में इसने बास्केटबॉल का कुछ प्लान किया हुआ था। अच्छा। तो उसके बाद वो छुट्टियां 1 साल के बाद आनी थी, 40 दिन, मतलब नहीं तो 2-2 वीक की छुट्टियां इसके पास आती थी। तो हमने 1 साल वेट किया इस फिल्म के लिए। मानना पड़ेगा पाजी, इतनी ज्यादा डिमांड रखी हुई है आपके बेटे तो ने। 1 साल हमने करी नहीं फिल्म, हमने 1 साल के बाद ये फिल्म करी। और मुझे था, ये कहता कि मैं करना चाहता हूँ ये फिल्म, कि मैं प्रॉपर करना चाहता हूँ, मुझे ये फिल्म अच्छी लगी, ये सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा है। और मुझे भी लगता था कि यार ये सोशल कॉमेडी के सब्जेक्ट बहुत कम आते हैं, जहाँ कॉमेडी होती है, जहाँ सिर्फ सोशल फिल्म होती है। सोशल जैसे 3 इडियट है ना, वो बहुत कम आती हैं फिल्में। तो मुझे लगा कि यार इसमें हंसाएंगे भी, लोगों को मैसेज भी मिलेगा, लोग ये भी बोलेंगे कि यार अच्छा सब्जेक्ट है, कि ये करनी चाहिए। तो फिर 1 साल वेट करी हमने, तब जाके वो फिल्म करी। अभी भी जैसे प्रमोशन है तो 4-5 छुट्टियां इसको स्कूल वालों ने दी थी। स्कूल वालों को पता है कि ये एक्टिंग वैक्टिंग करता है, ये पढ़ाई में भी ठीक है, गेम्स में भी ठीक है, तो इतनी छुट्टियां वो इसको देते। तो 4-5 दिन इसने भी एफर्ट किया, तो अभी बैक टू स्कूल। कभी ऐसा होता है कि आपका बेटा आपके पास आता है और कहता है कि यार मेरा ना ये बेस्ट फ्रेंड है, ये कह रहा है मुझे भी रोल दिलाओ, मुझे मूवी में लो, या फिर ऐसा कुछ? नहीं, उसको अगर आप पूछो तो वो बोलता है कि नहीं, क्योंकि उसके दोस्तों को वो कहता है कि मेरे दोस्त गोरे चीने हैं, वो बाहर पढ़ता है, तो ज़्यादा पंजाबी बच्चे हैं नहीं वहाँ पे उसके स्कूल में। तो जितने उसके कज़न वज़न दोस्त हैं, तो वो उनको सबको पता है ऐसा, क्योंकि इसने भी ना दिमाग में वो चीज़ नहीं है कि मैं एक्टर हूँ। तो इसको लगता है कि मेरे को पापा ने बड़ी मुश्किल से ये फ़िल्म दिलवाई है कि ये मैं फ़िल्म अच्छी कर लूँ, सिर्फ इस चीज़ के लिए कि मैं सीख जाऊँगा, कि तू इतने बड़े बड़े एक्टरों के साथ काम कर रहा है, तू सीख जाएगा। अब जब दिलजीत के साथ फिल्म करी थी इसने, तो मैंने इसको सिर्फ एक ही चीज़ बोली थी, मैं क्या कि मैं क्यों करने दे रहा हूँ,
कहता क्यों पापा, मैं कहा कि वो दिलजीत कर रहा है, दिलजीत एक अच्छा एक्टर है, तू उसके साथ काम करेगा, तेरी केमिस्ट्री बनेगी, तो बहुत सी चीज़ें सीखेगा। सो आगे फ्यूचर में जाके तुम सब इन चीज़ों को ही देख रहा है, बिन्नू को, कुकी पाजी को, वो सब चीज़ों। अच्छा पाजी, आप इतने साल से काम करते आ रहे हो, गाने हो गए, पिक्चरें हो गई, मैं देख रहा हूँ मतलब आप एकदम फिट हो। तो बेसिकली मैं जानना चाह रहा हूँ आपका रूटीन क्या रहता है, मतलब आप सुबह सुबह उठते हो 5 बजे और ये सब चलता है, वर्कआउट थ्रू आउट चल रहा है क्या आपका शेड्यूल क्या रहता है व्हेन यू आर नॉट वर्किंग, जब आप काम पे नहीं जा रहे? खुश रहता हूँ मैं, हाँ, स्ट्रेस कम लेता हूँ, खुश रहता हूँ, हैप्पी रहने की कोशिश करता हूँ, एंजॉय करता हूँ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, अपने दोस्तों के साथ। जो ज़िंदगी में आलतू फालतू चीज़ें हैं ना, उनमें बिज़ी रहना चाहता हूँ। आलतू फालतू क्या होता है, और सुना भी की हाल चाल है, ये चीज़ें होती हैं कि आज बैठ दिए गप्पा मारिए। बट इतना टाइम होता है आपके पास, आप बैक टू बैक तो होता है बाजी होता है होता है। अभी ये 2 महीने में 2 मूवी तो आपकी आ नहीं गई। नहीं नहीं, ये बकवास बातें हैं कि किसी के पास टाइम नहीं होता है या कुछ नहीं होता है। अब जब फिल्म आ गई जट नूं चुड़ैल लग गई, वो फिल्म लग गई सिनेमे में। अब जब सिनेमे में लगी तो मेरा काम ख़त्म हो गया। अब ऑडियंस ने देखना है, जहाँ उन्होंने उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। अब वो फिल्म चल गई, अब वो फिल्म चली तो हम खुश हैं। अगर नहीं भी चलती तो मैं क्या कर सकता था? कुछ नहीं कर सकता था। तो बीच में मेरे पास गैप था, मैं फ्री था, मैं बच्चों के साथ था, हॉलीडे पे था, मज़े से उठते थे। वेकेशन पे कहाँ जाते हो आप? मैं कहीं पे भी, मतलब हर जगह पे खुश हूँ मैं। मतलब जहाँ पे मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कई बंदे पूछते हैं कि आपका बेस्ट हॉलीडे डेस्टिनेशन क्या है, ये क्या है, वो क्या है। मुझे लगता है कि ये डेस्टिनेशन की गेम नहीं होती, आपके साथ वालों की गेम होती है। आपके साथ जा कौन रहा है? कई बार आप बहुत अच्छी जगह पे जाते हो, आपके साथ बंदे ही बिज्जू हैं, तो मतलब मज़ा ही नहीं आता कि यार कहाँ चले गए, है ना यार ये वो। कई बार आपके साथ बंदे बहुत अच्छे हैं, तो आपको लगता है कि यार ये बंदे राइट है, तो फिर आपका फ़न होता है। तो उसी हिसाब से प्लान कर लेते हैं। और पाई जैसे अभी हिट मूवी चलने की ना चलने की बात हो रही थी, तो अगर नहीं चलती तो आप कभी लेते उस चीज़ को दिल पे कि जैसे उम्मीद लग जाती है? पहले पहले बहुत लेता था, बट अभी नहीं। अभी मुझे हमेशा ऐसा, हाँ देखो ऐसे तो नहीं है, ऐसे तो ये होता है मन में एक बार, यार इतनी अच्छी फिल्म बनाई थी यार, कि मतलब क्यों लोगों ने रिजेक्ट कर दी, क्या गड़बड़ है इसमें, ढूंढो क्या है। सारी टीम थोड़ी होती है, बट ऐसा नहीं है कि बैठ ही जाते हैं। मतलब शुरू शुरू में तो ऐसे बहुत स्ट्रेस हो जाता था कई बार कि 2-2 हफ्ते मेंटली ऐसे रहना कि यार फिल्म ही नहीं चली, फिल्म ही नहीं चली, फिल्म ही नहीं चली। अब वो नहीं होता। अब मुझे होता है कि नहीं यार, कि फिल्म में कोई गड़बड़ होगी, कि क्या चीज़ लोगों को अच्छी नहीं लगी, क्या चीज़ है जो समझ नहीं पाए लोग, या मैं नहीं समझ पाया कि यार लोग क्या चाहते हैं इतने टाइम के बाद भी। क्योंकि देखो हिट का कोई फार्मूला नहीं। हम जब सब्जेक्ट बनाते हैं तो हमें ये लगता है कि यार ऑडियंस, ज़्यादा ऑडियंस क्या बोल रही है। अब हर बंदे का अलग अलग टेस्ट है, बट मेजॉरिटी क्या कह रही है, यार ये बनाओ, तो फिर मेजॉरिटी के हिसाब से चलते हैं कि यार ये बनाते हैं, ये बनाते हैं, ऐसे है। तो पाजी अभी गानों को लेके भी ऐसा ही है कि आप ट्रेंड फॉलो कर रहे हो, थोड़ा अभी क्या चल रहा है उस हिसाब से नए गाने आएंगे, या आपका अपना ही कुछ रहेगा? नहीं देखो, ट्रेंड तो मैं फॉलो करता हूँ। आजकल पाजी वैसे ये भी है कि पंजाब में एक चीज चलती है तो फिर उसको पूरा ही खींच देते हैं सारे ही मिलके। मतलब कास्ट एंड क्रू भी अगर देखे मूवीज की तो ऑलमोस्ट सिमिलर, और गाने की बीटें देखे तो सिमिलर। नहीं नहीं, कास्ट एंड क्रू पे मैं अगर आता हूँ तो वो नहीं है। उसका रीज़न क्या है, आई टेल यू। आप कंपेयर किससे कर रहे हो? आप कंपेयर कर रहे हो बॉलीवुड से। बॉलीवुड में अब हज़ारों एक्टर, हमारे पास कहाँ है? हमारे पास नहीं है। जब नए चेहरे हैं, हर फिल्म में हम 2-2, 4-4, 5-5 नए चेहरे ले सकते हैं, ठीक है। मान लो अभी कैरी ऑन जट्टा है, अब कैरी ऑन जट्टा 3 में आप देख रहे हो कि मैं हूँ, कुकी पाजी है, बिन्नू है, ये तो अब उसकी कास्ट है। अब उसमें बहुत से नए चेहरे हैं यार। शुरू में कुकी पाजी की इंट्रो है, आगे जग्गी बैठा है, वो लड़के को बहुत कम लोग जानते थे, वो नया लड़का ही है, तो अच्छा एक्टर है, तो हमने वो बड़ा सीन है, अब उसके 2-3 सीन है तो वो 2-3 सीन के लिए वो है। कभी कुछ है, आगे 2 फिल्मों में वो बड़ा हो जाएगा तो फिर उसके ज़्यादा ही आने लगे। जैसे करमजीत अनमोल जी हैं, तो जब हम पहले फिल्में करते थे, जब हम बैक टू पहली कैरी ऑन जट्टा पे चले जाएँ, उस वक्त बिन्नू जी भी नए थे, करमजीत अनमोल भी, मैं भी नया था, ऑलमोस्ट सब नए थे। तो उसके बाद 4-4, 5-5 फिल्मों के बाद पुराने होते गए। तो अब क्या है, घूम फिर के चेहरे तो अब हेरा फेरी देखोगे तो भाई अब अक्षय पाजी की फिल्में, कॉमेडी फिल्में देख लो, तो उसमें हम बोलते हैं कि सेम ही कास्ट है सेम ही कास्ट है। रितेश नहीं होगा तो वो होगा, वो नहीं होगा तो वो होगा, वही 10 बंदे हैं, बोमन ईरानी जी होंगे, राजपाल यादव भी होते ही राजपाल हैं। यादव जी होंगे, तो वो चीज़ें। सो ऐसे नहीं है, तो इतने ही लोग हैं। सो ट्राई करते हैं हर बार नया चेहरा लाने के लिए कि यार कुछ नया लड़का लेके आए, नए बंदे लेके आए, नई लड़कियां लेके आए, ट्राई करते हैं।
और म्यूजिक वाइज भी मुझे लगता है कि म्यूजिक वाइज क्या होता है कि म्यूजिक वाइज कई बार एक ट्रेंड चल रहा है। जब जैसे हनी सिंह आया तो हनी सिंह ने एक म्यूजिक का ट्रेंड चेंज किया, तो वैसा म्यूजिक चलना शुरू हुआ कि यार ये म्यूजिक है, तो सब बंदे उसको फॉलो करने लगे, तो म्यूजिक वैसा बनने लग गया। थोड़े टाइम बाद कुछ नया आ गया, वो भी चेंज हो गया और हिसाब हो गया। अब जैसे जानी बी प्राक आए थे, इनका माहौल कुछ अलग था, ऐसे गाने बनते नहीं थे, सैड रोमांटिक ये वो वाले। तो इवन जैसे ऑस्कर भी था बड़ा रोमांटिक गाना, तो वैसे गाने नहीं बनते थे कि इवन रैप वैप डाल के तो बनने लगे, तो वो चीज़ें हुई। हर बार अलग होता है। अब जैसे मैं कर रहा हूँ, मेरे को आप बोलो कि आप सुनते हो क्या इनको, तो मैं सबको सुनता हूँ। तो क्या अगर आप मुझे बोलोगे कि आप गाओगे, तो अब मैं जैसे शुभ गाता है तो मैं शुभ तो नहीं गा सकता, ड्रिल बीट करोगे आप? हाँ, तो वो मतलब एक्चुअली मैं बताऊँ, बीट में ट्रबल नहीं है, प्रॉब्लम क्या है कि मैं गाता क्या हूँ। अब अगर आप देखो, अब ऑस्कर की बात ले लो, ऑस्कर अर्बन गाना चल रहा है ना, होनी मैं ऑस्कर दिंदा तेरे लक नू जे बेबी मेरा। अब आ गया डोल, डन 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 डनी मैं ऑस्कर दिंदा तेरे लक नू जे बेबी मेरा, डन डन डन, है तो देसी, मैंने तो वही गाया है ना, उसने पीछे बीट चेंज कर दी। तो ये जॉब म्यूजिक डायरेक्टर की है कि उसने बीट क्या रखनी है, तो मैंने अपने टेक्सचर में गाना है, अपने लहजे में, बट मैं उतना का उस हिसाब से चेंज होऊंगा कि लोगों को यही ना लगे कि यार ये गिप्पी को क्या हो गया, है ना, कि ये तो बिल्कुल ही वो नहीं है जो हम सुन रहे हैं। पाजी वैसे कौन सी आर्ट में ज़्यादा आपको मज़ा आता है, एक्टिंग में, मूवीज़ में आता है या सिंगिंग में ज़्यादा? देखो, सिंगिंग की वजह से हम सब कुछ है, सिंगिंग हमारा करियर है, सिंगिंग ने हमें यहाँ तक लेके आया, ऑब्वियसली वो तो वही रहेगा। बट हाँ, फिल्मों ने अभी बड़ा फेम दे दिया है, एक्टिंग करते हैं, फिल्में बनाते हैं। मुझे डायरेक्शन करने में बहुत मज़ा आता है कि मैं डायरेक्टर हूँ, है ना, मैंने कम फिल्में करी हैं एज आ डायरेक्टर। अभी मेरी फिल्म आ रही है अरदास सरबत भले दी, सो अरदास की फ्रेंचाइजी है, बड़ी फ्रेंचाइजी है वो, तो वो सोशल सब्जेक्ट है। मुझे लगता है कि वैसा कोई नहीं बना रहा था, तो मैंने बनाना शुरू किया, तो वो हिट हो गया। मुझे अच्छा भी लगता है वो बनाना, क्योंकि सोशल भी हमारी जॉब है, तो अलग अलग चीज़ें हैं। जब आप एक्टिंग करते हो बाजी, तो आप वैसे कितने रीटेक्स देते हो? कोई भी पर्टिकुलर सीन का, कोई कॉमेडी सीन चल रहा है, पंच नहीं फट रहा, तो आप कितने रीटेक्स जाते हैं आपके? मेरे कम जाते हैं एक्चुअली। रीटेक्स क्या है कि हमारे जितने हम कॉमेडी वाले फिल्में करते हैं, हमारे कम ही जाते हैं। वैसे कोई डायलॉग भूल गया तो अलग बात है, नहीं तो क्या है कि हम नॉर्मली क्या करते हैं, जैसे हमारा कैरी ऑन जट्टा का फॉर्मेट क्या है, कैरी ऑन जट्टा का सीन आ गया, नरेश कथूरिया जी डायलॉग राइटर है, तो समीप जी डायरेक्टर है, वो सीन निकाल के हम बैठते हैं, ये सेट के ऊपर, ये सेट लग गया है, यहाँ पे सीन है, जैसे आउटडोर है, सड़क है या कुछ भी है, उससे 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले बैठते हैं वहीं पे, कि उसमें पहले एक बार लास्ट फाइनल वो नरेश जी और समीप जी बैठ के देखते हैं कि और तो नहीं कोई गुंजाइश हो गया। उसके बाद हमें सीन पढ़ाया जाता है। अब जब पढ़ाया जाता है ना, पढ़ते हैं सीन, यहाँ को गिरी बैठे हैं, पल्ला साहब बैठे हैं, बिन्नू बैठा है, मैं बैठा हूँ, सब बैठे हैं, तब वो पढ़ने लगते हैं ऐसे। अब उसने बोला कि बिन्नू जी ने बोला ये, अब उसने आगे वाली लाइन पढ़ी नहीं, पहले बीच में से गुग्गी जी ने कुछ बोल दिया, अच्छा तेरी आया करके आया, तो सब हंस पड़े। हमें लगा कि यार ये बड़ा फटा पंच, ये है नहीं था। तो अब अप्रूवल, मेन अप्रूवल चाहिए नरेश जी की, जो राइटर है, वो मानेगा तो है। वो भी क्यों मानेगा, क्योंकि कई बार ये पंच तो सही है, बट इस पंच का आगे वाले डायलॉग से रेलेवेंट नहीं बन रहा, तो आगे सीन ही उल्टा हो गया सारे का सारा। कहेंगे नहीं यार, क्योंकि तो हमने एंड यहाँ पे लेके आना है, तो फिर पहले एक बार सीन सुनते हैं, फिर देखते हैं कि है कुछ गुंजाइश, 2-4 बार उसको रिहर्स करते हैं वहीं पे, वो इतना माइंड में सेट बैठ जाता है 2-4 बार में, फिर करते हैं। मतलब ऑन द स्पॉट भी इम्प्रोवाइजेशन होती है, और फिर हम नेचुरल करते हैं। और कैरी ऑन जट्टा एक ही फिल्म ऐसी है कि कई बार इसके बड़े बड़े सीन हैं जो, तो वो चाहे उसका क्लोज कट रहा है चाहे उसका वाइड है, हम पूरा सीन करते हैं कई बार, कि पूरे का पूरा, कि मैं इधर से आया, डैडी तुम पता की होया, उन्हें आया करके आया करता था, वो आके मैं कर सकता, वो तो आए चीज सी, तो ये पागल सब लगे हुए हैं, पूरा सीन शुरू से, जैसे थिएटर में नहीं करते कट, फिर उसके बाद क्लोज में भी पूरा करो, क्योंकि वो माहौल बन जाता है। क्योंकि हमें याद बहुत हो जाता है सीन, क्या है 1-1.5 मिनट का सीन है या 2 मिनट का सीन है, मैक्सिमम 3 मिनट का होगा, वो बहुत मजा आता है उसे। सोनम बाजवा जी के साथ भी उसका मैं एक्सपीरियंस बेसिकली जानना चाहता हूँ, वो कितने सेट पे क्या रहता है, कि वो कितने रीटेक्स लेती है? सबसे ज्यादा। ऐसे नहीं कि वो उसको डायलॉग नहीं याद, हाँ, उसकी हंसी कंट्रोल नहीं होती। भाई आप एक्टर्स भी तो ऐसे हो ना, वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। कई बार तो क्या होता है कि वो यहाँ खड़ी है, वो ऐसे खड़ी है, अब डायरेक्टर ने बोला एक्शन, अब जो हमारे पल्ला साहब हैं, जो मेरे फादर बनते हैं, गंदी औलाद ना मजा साहब,
वो ऐसे करेंगे, इतने ही होंगे ना, वो चली जाएगी, हंस के चली जाएगी। और 2-3 बार ऐसे हुआ, हमारा सीन इतना अच्छा चल रहा है, समीर जी बोल रहे हैं कट, मैं पाजी इतना कैंट चल रहा है सीन, कहते पीछे देखो, मैंने क्या सोनम वो निकल गई है बाहर, चली गई, कंट्रोल ही नहीं हुआ हंसी। वो क्या गई, कहते यार हंसी इतनी, कहती मैं पल्ला। और वो सीन कई बार ऐसे करती है कि यहाँ सीन चल रहा है, वो यहाँ खड़ी है, देख के वो कहती देखूंगी तो हंसी निकल जाएगी। बहुत से सीनों में ऐसे बहुत कंट्रोल कर करके हमने सीन किए। पर उस टाइम हंसी कंट्रोल करना वाकई मुश्किल होगा भाई, है ना? इमोशनल सीन्स में ज्यादा मुश्किल होता है इमोशनल होना, क्योंकि हंसी भी आ जाती है बहुत बार। हंसी तो बहुत इजी है, इमोशनल तो हम इजी कर लेते हैं। इमोशनल सीन में कभी हंसी आई है आपको? इमोशनल सीन करना थोड़ा इजी रहता है। अच्छा यार हंसाना बहुत बड़ी जॉब है यार, हंसाना इजी थोड़ी है। कह देते हैं लोग कि यार हंसाते हैं, और आपको मैं एक बात बताऊं, आपको मैंने एक चुटकुला सुना दिया, आप हंस लिए, आपको पता है कि इसका पंच क्या है। अब मैं वापस सुना रहा हूँ, भाई एक बार की बात है, एक बंदा था ऐसे ऐसे, यू नो दैट कि क्या है। अब इसी पंच पे मैंने आपको फिर हंसाना है, उसकी टाइमिंग कमाल होनी चाहिए, वो परफॉर्मेंस की गेम है। कैरी ऑन जट्टा कई लोग मुझे बोलते हैं कि हमने 100 बार देखी है, कई यार हम आज भी देखते हैं तो हम हंस हंस के गिर पड़ते हैं। यार आपको पता ही है कि क्या बोलना है, यू नो दैट, फिर भी हंसाना, उसको रिपीट करना बहुत। हंसाना वाकई में बहुत डिफिकल्ट है पाजी। हमने अपनी कॉमेडी वीडियोस क्यों छोड़ी है, लोगों ने हंसना बंद कर दिया था। हमने कहा चलो भाई पॉडकास्ट चालू करो, लोग नहीं हंस रहे, अब हो गया। ऑल राइट पाजी, मजा आ गया आपके साथ बात करके। एंड भाई पाजी मूवी कब रिलीज हो रही है, और आप वो मैसेज आप अपनी ऑडियंस को खुद ही। बस मूवी 10 मई को रिलीज़ हो रही है जी, छिंदा छिंदा नो पापा। आप जाइए और कोशिश कीजिए कि अगर आप अपने फैमिली के साथ जा सकते हैं, अपने पेरेंट्स को लेके, अपने बच्चों को लेके, उनको लेके जाएं, और आपको हंसाएंगे, और इट्स अ सोशल कॉमेडी, और एक अच्छा मैसेज भी देंगे। थैंक यू सो मच। और दोस्तों हम मिलेंगे आपसे नए एपिसोड के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और पॉडकास्ट को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक करिए, मूवी देखने ज़रूर जाइए, हम तो जाने ही वाले हैं, और आप लोग भी जाइए, और मिलेंगे आपसे। दैट इज इट, टिल देन बाय बाय, सी यू बॉय। थैंक यू।